तो फिल्म की कहानी 20 अप्रैल 1964 पे शुरू होती है, जहां हम यंग एड एंड लॉरेन वॉरेन्स को देखते हैं। इनफैक्ट लॉरेन इस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। ये लोग अपने पहले केस के लिए किसी एंटीक शॉप में जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात विक्टोरिया नामक एक लेडी से होती है। विक्टोरिया गेंजर का कहना था कि उसके पिता को ऐसा फील होता था मानो स्टोर के अंदर कोई उन पे नजर रख रहा हो। देन उनका कहना था कि कोई उन्हें फॉलो करता है, शॉप के डोर अपने आप क्लोज होते हैं, ओपन हो जाते हैं और उन्हें आवाजें तक सुनाई देती थी। विक्टोरिया इस बात को इग्नोर करती है, लेकिन एक दिन जब वो शॉप के अंदर आती है तो वो अपने पिता को स्टोर में लटका हुआ पाती है, यानी कि वो खत्म हो गए। उस दिन के बाद से विक्टोरिया को भी इस स्टोर के अंदर अजीब चीजें फील होने लग गई थी, सेम वही चीजें जो कि उसके पिता को फील होती थी, और इसीलिए विक्टोरिया यहाँ वॉरेन्स को मदद के लिए बुलाई है। लॉरेन, जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट है, वो तुरंत ही इस एंटीक शॉप के चीजों पे नजर डालना शुरू करती है और वो एक पीछे वाले कमरे में जाती है जहां पे बहुत सारे क्लॉक्स थे और एकदम से वो क्लॉक्स रुक जाते हैं। लॉरेन को ऐसा फील होता है कि मानो कोई उसे पुकार रहा है और यहाँ लॉरेन एक एंटीक मिरर को देखती है। इस मिरर की जो फ्रेम थी उस पे 3 हेड्स बने हुए थे। लॉरेन इस मिरर को टच करती है और उसके टच करते उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिरर क्रैक हो जाता है और उसके ठीक बाद लॉरेन के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। लॉरेन चिल्ला के यहाँ एड को बुलाती है और एड फौरन लॉरेन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि लॉरेन की अभी तुरंत डिलीवरी करवानी होगी, जो कि टाइम से पहले थी क्योंकि लॉरेन का जो ड्यू डेट था वो मई के अंदर था। जो भी हो, यहाँ डॉक्टर्स तुरंत लॉरेन की डिलीवरी करवाने लगते हैं और यहाँ लॉरेन को डिलीवरी रूम के अंदर भी एक घोस्ट दिखता है। इतना ही नहीं, डिलीवरी रूम का पावर तक चला जाता है। स्टिल डॉक्टर्स किसी तरह लॉरेन को पुश करवा के डिलीवरी करवाते हैं। अब डिलीवरी तो हो जाती है, लेकिन बच्ची रो नहीं रही थी, यानी शायद ये बच्ची जीवित नहीं थी। ऐसे में लॉरेन अपनी बच्ची को पकड़ के रोना शुरू करती है और भगवान से प्रेयर्स भी करती है। तकरीबन 1 मिनट बाद एकदम से बच्ची रोना शुरू करती है, यानी कि बच्ची जिंदा हो गई थी, या हम कह सकते हैं कि वो बच गई। खुश होकर लॉरेन अपनी बेटी का नाम जूडी वॉरेन रखती है। इसके बाद हमें जूडी के बड़े होने का एक मोन्टाज दिखाया जाता है और हम ये भी समझ पाते हैं कि जूडी को बचपन से ही कुछ डरावने विजन्स आते हैं। लॉरेन जूडी को इन विजन्स को सप्रेस करने के लिए कहती है। इनफैक्ट लॉरेन यहाँ जूडी को एक पोएम भी सिखाई है, मतलब जब भी जूडी फील करे कि उसको विजन्स आ रहे हैं, कुछ गंदा सा हो रहा है, तो वो इस पोएम को रिसाइट करे, अपने आप को काम डाउन करे और विजन को सप्रेस कर दे। पोएम वाज समथिंग लाइक लूसी लॉकेट लॉस्ट अ पॉकेट, किटी फिशर फाउंड इट, नॉट अ पेनी वाज इन इट, ओनली रिबन अराउंड इट। इसके बाद जूडी आंख बंद करके कहती थी यू आर नॉट देयर। देन जूडी को जो भी विजन्स आ रहे थे या जो भी हॉन्टिंग हो रही होती थी, उससे जूडी को काफी रिलीफ मिल जाती थी। इस सीन से क्लियर था कि लॉरेन के पास जो पावर्स है, सेम पावर्स कहीं ना कहीं जूडी के पास भी है, लेकिन लॉरेन अपनी बेटी को इन विजन्स को सप्रेस करने के लिए कहती है, पावर्स का इस्तेमाल करने नहीं देती। यहाँ से कहानी 1986 में आ जाती है और हम देख पाते हैं पेंसिल्वेनिया के वेस्ट पिटसन की कहानी। मतलब इस शहर में हम स्मर्ल फैमिली को देख पाते हैं। इस फैमिली में कुल 8 लोग हैं। सबसे पहले तो स्मर्ल फैमिली के माता पिता जैक एंड जैनेट स्मर्ल, देन इनकी 4 बेटियां जिनका नाम है डॉन, हेदर, शैनन एंड कैरन। और हाँ, जैक के जो माता पिता हैं वो भी इस घर में रहते हैं, तो हो गए कुल मिला के 8। और अगर 8 लोग एक छोटे से घर में रहेंगे तो घर में कितनी हलचल मचती होगी ये आप समझ ही सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हेदर की कॉन्फर्मेशन होने वाली है और चर्च में उसकी कॉन्फर्मेशन होती भी है। अब जिन्हें कॉन्फर्मेशन नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि कॉन्फर्मेशन एक क्रिश्चियन संस्कार है जिसमें व्यक्ति अपने विश्वास को मजबूती से स्वीकार करता है और पवित्र आत्मा से भरपूर होता है। खैर, कॉन्फर्मेशन के बाद स्मर्ल्स घर के अंदर सेलिब्रेट करते हैं और ऐसे में हेदर के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो उसे एक मिरर गिफ्ट करते हैं। दोस्तों, ये वही मिरर है जिससे वॉरेन्स का सामना 1964 में हुआ था और हेदर के ग्रैंड पेरेंट्स को ये मिरर एक स्वैप मीट के दौरान काफी सस्ते में मिल गया था। नाउ हेदर को ये मिरर उतनी कुछ खास पसंद नहीं आती, स्पेशली इस बात से कि मिरर पे ऑलरेडी एक क्रैक थी और ये क्रैक कैसे आई है वो आप जानते हैं। लॉरेन जब टच की थी तभी ये क्रैक आई थी। जो भी हो, हेदर इसके बाद अपना केक कट करने के लिए जाती है। उसमें कैंडल लगा होता है, लेकिन कैंडल उसके ब्लो करने से पहले ही बुझ जाता है। मतलब कोई अनजान शक्ति उसके केक के कैंडल को बुझा दी थी और इसके बाद हेदर के ऊपर सीलिंग से लाइट गिर जाती है। इससे हेदर के सर में थोड़ी चोट भी आती है। इन सीन से हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि जब से मिरर इनके घर में आई है, इनके घर में हॉन्टिंग्स शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ हम वॉरेन्स को देखते हैं जो कि 1986 के दौरान नए केसेस वगैरह लेना छोड़ चुके हैं। रादर वो ट्रैवल करते हैं, हॉरर, सुपरनैचुरल, इन सभी चीजों पे लेक्चर्स देते हैं और मोस्टली उन्होंने नए केसेस को नहीं लेने का कदम इसलिए उठाया है क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछली बार एड को एक हार्ट अटैक आ गया था और इस हेल्थ कंडीशन में एड का नए केसेस को लेना सही नहीं होगा।
लोग वॉरेंस के लेक्चर्स में उनका मजाक बनाते हैं क्योंकि इन जनरल लोग भूत प्रेत में नहीं मानते और ये बात जूडी को पसंद नहीं है। वैसे जूडी अब खुद बड़ी हो चुकी है और पिछले 6 महीने से वो एक बंदे को डेट कर रही है जिसका नाम है टोनी। जूडी को आज भी विजन्स आते हैं लेकिन वो वही पोएम गा के अपने विजन्स को सप्रेस करती है। तो एक रात रेस्टोरेंट में डिनर करते वक्त जूडी अपने पेरेंट्स को बताती है कि अगली जो एड की बर्थडे आ रही है जो कि काफी नजदीक है उसमें वो टोनी को भी इनवाइट की है। ये सुन के लॉरेन बहुत खुश थी लेकिन एड कहीं ना कहीं उतने खुश नहीं थे क्योंकि वो टोनी को अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। वैसे डिनर के दौरान यहाँ जूडी को फिर से विजन आते हैं। इनफैक्ट लॉरेन भी यहाँ जूडी के कंधे पे एक घोंसली हाथ देखती है। लॉरेन इस चीज को इग्नोर कर देती है। वहीं अगर स्मर्ल फैमिली की बात की जाए तो उनके घर की हॉन्टिंग्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। जैनेट को घर के बेसमेंट में एक डरावना आदमी दिखता है लेकिन लाइट ऑन करने पे वहां बस एक तस्वीर थी। देन जैनेट को ऐसा भी फील होता है मानो कोई उसके टेलीफोन के वायर को खींच रहा हो। वहीं छोटी ट्विन सिस्टर्स अपनी डॉल सूजी को हवा में लेविटेट करते देखती है एंड वो लोग एक बूढ़ी औरत को भी देखती है जो कि काफी डरावनी थी और सूजी को होल्ड की हुई थी। नाउ एक रात हेदर अपनी बहन डॉन को बताती है कि उसे ऐसा लगता है मानो इस मिरर में जो 3 फेसेस है ना वो उसे ही घूरती हैं। ऐसे में डॉन और हेदर मिलके इस मिरर को बाहर कचरे में फेंक आती हैं। अगले दिन लोग कचरा उठाते हैं, इस मिरर को भी कचरे वाले गाड़ी में डालते हैं और गाड़ी में जो प्रेसिंग सिस्टम होता है ना उसके कारण ये मिरर टूट जाती है। अब मिरर के टूटते ही घर के अंदर डॉन एकदम से खून की उल्टी करती है और इस उल्टी में ढेर सारे कांच के टुकड़े थे। दोस्तों यहाँ हॉरर फिल्म के एक बहुत ही कॉमन ट्रोप को तोड़ा गया है। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं ना कि अगर कैरेक्टर्स को शक होता है कि किसी चीज के अंदर हॉन्टिंग्स है, कुछ सुपरनैचुरल है, तो उस चीज को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते। वेल यहाँ हेदर एंड डॉन तुरंत मिरर को फेंक दिए, मिरर डिस्ट्रॉय भी हो गया लेकिन उसके बाद हॉन्टिंग्स कहीं ना कहीं बढ़ ही गई। मूविंग ऑन हम एड की बर्थडे पार्टी देख पाते हैं जहां कई लोग आए थे जैसे फादर गॉर्डन, फिर जो ऑफिसर थे पुरानी कॉन्जरिंग मूवीज में ब्रैड हैमिल्टन। इनफैक्ट यहाँ जूडी अपने बॉयफ्रेंड टोनी को भी लेके आई थी ताकि वो अपने पेरेंट्स से टोनी को मिलवा सके। नाउ टोनी यहाँ काफी नर्वस था और हम जान पाते हैं कि टोनी पहले पुलिस में काम करता था बट फॉर सम रीजन वो पुलिस वाली नौकरी को छोड़ दिया और ऐसे में फिलहाल वो जॉब्स के बीच में है, कभी ये काम करता है कभी वो, कुछ स्टेबल नहीं है। अब पार्टी के दौरान जूडी एक बार कमरे में अकेली होती है जब उसे अपने पीछे रॉकिंग चेयर पे एनाबेल डॉल दिखती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जूडी तुरंत अपने थॉट्स को सप्रेस करती है वही पोएम गा के और अगले ही क्षण एनाबेल गायब थी। तभी कमरे में टोनी आता है, जूडी से बात करता है, ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और किस के दौरान ही लॉरेन कमरे में आ जाती है जो कि टोनी को एड के पास जाने को कहती है गराज में। इसके बाद लॉरेन यहाँ जूडी को कन्फ्रंट करती है सेइंग कि आजकल तुम्हें विजन्स कुछ ज्यादा ही फ्रीक्वेंटली आने लग गए हैं। जूडी इस बात को हल्के में टाल देती है। ना गराज में एड और टोनी टेबल टेनिस खेलते हैं जहां पे एड जीत जाता है और सबके जाने के बाद टोनी अपनी एक सीक्रेट एड और लॉरेन के सामने रिवील करता है। दरअसल टोनी अपने साथ एक एंगेजमेंट रिंग लेके घूम रहा था ताकि मौका पाके वो जूडी को प्रपोज कर सके और प्रपोजल से पहले वो एड और लॉरेन की ब्लेसिंग्स लेना चाहता था। लॉरेन तो इससे बहुत ज्यादा खुश थी लेकिन एड को थोड़ा शक था। वो कहने लग जाते हैं कि अभी तुम दोनों को जाने सिर्फ 6 महीने हुए हैं, इट नीड्स मोर टाइम एंड ऑल दैट। तभी एकदम से जूडी यहाँ आती है जो कि ये सब देख लेती है और प्रपोजल रिंग यानी एंगेजमेंट रिंग देख के जूडी बहुत ज्यादा खुश थी। वैसे में वहीं पे रैंडमली प्रपोजल हो जाता है जिसके लिए जूडी हाँ भी कह देती है। सो यस, एवरीवन वाज हैप्पी और पार्टी के एंड में फादर गॉर्डन यहाँ एड से बात करते हैं। वो बताते हैं कि पेंसिल्वेनिया में एक स्मर्ल फैमिली है जो कि हॉन्ट हो रही है काफी टाइम से, तो क्या एड इस केस को लेंगे। अब इससे पहले एड कुछ कहते, लॉरेन यहाँ आती है और कहती है कि हम अब केसेस नहीं लेते। वहीं स्मॉल फैमिली की बात की जाए तो उनके घर में हॉन्टिंग्स बढ़ती ही जा रही थी। इनफैक्ट उनकी बात चर्च तक भी पहुंच गई थी। ऑल्दो चर्च से अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं था क्योंकि उनके प्रोसेस में काफी टाइम लगता है, वो लोग काफी कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं। हॉन्टिंग्स जैक तक भी पहुंच गई थी जहां वो एक रात एक औरत की घोस्ट अपने बिस्तर के पास देखता है। इनफैक्ट जैक तो हवा में लेविटेट होकर काइंड ऑफ पैरालाइज हो जाता है। वहीं हेदर अपने कॉन्फर्मेशन वाले दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रही होती है और एक पर्टिकुलर फ्रेम पे जब वो वीडियो को पॉज करती है तो वहां वो क्लियरली देख पाती है कि उसके केक के ऊपर जो कैंडल था ना उसको एक आदमी ब्लो किया है, एक अनजान आदमी का चेहरा था। तभी एकदम से वही आदमी हेदर के सामने आ जाता है और उस आदमी के हाथ में एक कुल्हाड़ी था जिससे वो हेदर पे अटैक करता है। हेदर चिल्लाती है जिसके बाद फैमिली के सभी लोग हेदर के पास आते हैं एंड एज एक्सपेक्टेड तब तक ये आदमी गायब था। इनफैक्ट हेदर के जो पापा पैरालाइज होकर लेविटेट हो रहे थे वो भी नॉर्मल होके आते हैं। अब देखा जाए तो अब तक घर में सभी के साथ कुछ न कुछ असाधारण हो चुका था
और घर में सभी इस हॉन्टिंग से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। ये लोग मोटेल भी नहीं जा सकते थे क्योंकि 8 लोगों को मोटेल में रखने का खर्चा बहुत आएगा जो कि फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। थक हार के जैक और जैनेट मीडिया के पास जाके ये सारी बातें बताते हैं और कुछ ही दिनों में इनकी बात पूरी मीडिया में फैल चुकी थी। ये लोग शोज में आने लग गए थे, वहां अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे। दिन इनके घर के सामने हमेशा मीडिया हाउस वाले खड़े रहते थे और ये सब एक सर्कस जैसा बन गया था जहां सबको कुछ न कुछ बोलना था इस टॉपिक पे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल इसे बस एक होक्स मान रहे थे। हॉन्टिंग्स इस हद तक बढ़ गई कि जैक की मां को एक घोस्ट सीढ़ियों से धक्का दे दिया जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इसी बीच फादर गॉर्डन इनके घर आते हैं और वो होली वाटर छिड़क छिड़क के घर को क्लींस करना शुरू करते हैं। लेकिन जब वो ये वाटर बेसमेंट में छिड़कते हैं तो ये वाटर गर्म होके वेपराइज हो रहा था। ये देख के फादर गॉर्डन समझ जाते हैं कि इस घर में वाकई कोई बहुत ही पावरफुल स्पिरिट या डीमन है और वो तुरंत ये कहते हुए इस घर से निकलते हैं कि वो चर्च जाएंगे, वहां से मदद लेके आएंगे सारी अप्रूवल्स लेके। वहीं दूसरी तरफ जूडी अपनी शादी की प्रिपरेशन कर रही होती है। वो एक ड्रेस को ट्राई करती है, ट्रायल रूम में ड्रेस पहनती है, लेकिन तभी उसके ड्रेस के अंदर एक बूढ़ी घोस्ट घुस जाती है जो कि निकल के जूडी को हॉन्ट करती है। देन मिरर में जो जूडी की परछाई थी वो मिरर को नॉक करते हुए जूडी पे हमला कर देती है। ऐसे में जूडी चिल्लाती है और ऐन वक्त पे लॉरेन आती है ट्रायल रूम के अंदर और वो जूडी को अपने होश में लाती है। अब तक हॉन्टिंग्स भी बंद हो जाती है। अब दोस्तों जो बूढ़ी घोस्ट जूडी पे हमला की थी उसे हम स्मर्ल फैमिली को भी हॉन्ट करते देखे हैं। कुल मिलाकर हम यहाँ 3 घोस्ट्स को देख पा रहे हैं। एक आदमी का घोस्ट है, एक यंग औरत का घोस्ट है और एक बूढ़ी औरत का। खैर अब अगर हम फादर गॉर्डन की बात करें तो वो तुरंत बिशप मकीन से मिलने जाते हैं। फादर चाहते थे कि स्मॉल फैमिली के केस को आगे बढ़ाया जा सके और ऐसे में वो मकीन के सेक्रेटरी से बात भी करते हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन यहाँ फादर के साथ असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है। जैसे सबसे पहले जो सेक्रेटरी थी वो ही गायब हो जाती है। दिन कमरा थोड़ा डार्क होता है, डोर्स वगैरह अपने आप बंद हो जाते हैं और यहाँ एक सुपरनैचुरल एंटिटी फादर को हॉन्ट करना शुरू करती है। फादर खुद को डिफेंड करते हैं एक क्रॉस की मदद से, लेकिन इस क्रॉस में आग लग जाती है और इससे फादर का हाथ भी कहीं ना कहीं जल जाता है। इन द एंड फादर डीमन से पजेस हो जाते हैं या फिर डीमन उनके ऊपर हावी होता है और ऐसे में फादर मॉपिंग मशीन होता है ना, उसका वायर लेते हैं और खुद के साथ गलत करते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। खैर अगले सीन में हम वॉरेंस को देखते हैं जहां पे एड टोनी के साथ बॉन्ड करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ एड टोनी को अपने घर का बेसमेंट दिखाता है, मतलब वही जगह जहां पे एड सारे हॉन्टेड चीजों को रखते हैं, जो कि फिलहाल म्यूजियम बन चुका है। तो मैं इस वीडियो में उसे म्यूजियम ही कहूंगा, मतलब वॉरेंस का म्यूजियम। एड बताते हैं कि इन हॉन्टेड चीजों को इसी तरह से कंटेन करके रखा जा सकता है जैसे जिनी को एक बॉटल में पकड़ा जाता है, क्योंकि इन हॉन्टेड चीजों को डिस्ट्रॉय करने का परिणाम और भी भयानक हो सकता है। तभी एकदम से लॉरेन और जूडी यहाँ पे आती है और वो एकदम टूटी हुई दिख रही थी। बेसिकली इन्हें फादर गॉर्डन के गुजर जाने की न्यूज मिल गई थी जिससे सभी टूट जाते हैं। तो इसके बाद हमें फादर गॉर्डन का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहां काफी सारे लोग आए थे, इंक्लूडिंग वॉरेंस और टोनी भी था। फ्यूनरल के बाद जूडी फादर गॉर्डन के कॉफिन को टच करती है एंड अचानक से उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसके बारे में वो अपने माता पिता को नहीं बताती। अब यहाँ वॉरेंस की मुलाकात फादर जीगलर से होती है जो कि बताते हैं कि फादर गॉर्डन एक्चुअली में पेंसिल्वेनिया गए थे और वहीं पे समाप्त हुए। और ये सुन के वॉरेंस को कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाता है कि फादर गॉर्डन जो समाप्त हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं स्मर्ल हॉन्टिंग से कनेक्शन है। खैर इसके बाद लॉरेन जब अपने घर के सिंक को अनक्लॉग कर रही होती है तब एकदम से सिंक के अंदर खून भर जाता है और ओवरफ्लो होता है। सिंक के अंदर लॉरेन को अपनी लॉकेट मिलती है जिसके अंदर जूडी की फोटो थी एंड इट वाज अ क्लियर साइन कि जूडी किसी तरह के खतरे में है और यही हिंट लॉरेन को मिल रहा है। लॉरेन तुरंत घर में जूडी को खोजती है, लेकिन टोनी से उसे पता लगता है कि जूडी पेंसिल्वेनिया चली गई है, वो भी स्मर्ल फैमिली के घर में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वॉरेंस और टोनी फाइनली स्मर्ल फैमिली के घर पे पहुंचते हैं और मीडिया उनके पीछे दौड़ती है। मीडिया को इग्नोर करते हुए यहाँ वॉरेंस स्मर्ल फैमिली से मिलते हैं और वॉरेंस का यहाँ प्लान सिंपल था, वो किसी तरह की एग्जॉर्सिज्म या फिर केस को लेने नहीं आए थे, रादर वो सिर्फ जूडी को यहाँ से वापस ले जाते और किसी तरह से केस में इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जूडी खुद यहाँ अड़ जाती है कि बिना स्मर्ल फैमिली की मदद किए वो यहाँ से नहीं जाएगी। ऐसे में अंततः न चाहते हुए भी एड एंड लॉरेन दोनों को मानना पड़ता है कि ठीक है, हम भी स्मर्ल फैमिली की मदद करेंगे, उनके केस को लेंगे। अब दोस्तों इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि जब जूडी फादर गॉर्डन के कॉफिन को टच करी थी तो उसे फादर के खत्म होने वाले सारे इवेंट्स दिखे थे विजन के अंदर। तभी वो उस घटना को स्मर्ल फैमिली से कनेक्ट कर पाई क्योंकि फादर गॉर्डन स्मर्ल फैमिली से मिले थे और इसीलिए जूडी स्मर्ल फैमिली के घर तक आई है ताकि वो इनकी मदद कर सके। मोर ओवर कहीं ना कहीं डीमन जो है वो जूडी को अपने पास लाना चाहता है क्योंकि
डीमन का जूडी के साथ हिस्ट्री रहा है। याद हो अगर बर्थ हुआ था किस तरह से जूडी का। तो हाँ, ये चीजें आके आपस में मिल गई हैं और अब वॉरेन स्मर्ल फैमिली की मदद करेंगे। तो अब क्योंकि वॉरेन्स ऑफिशियली इस केस पे आ गए थे, तो वो स्मर्ल फैमिली के मेंबर्स से उनकी स्टेटमेंट लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया किस तरह की हॉन्टिंग्स हो रही है। इसी बीच हम टोनी के पास्ट के बारे में भी जान पाते हैं, स्पेशली ये बात कि टोनी आखिर क्यों पुलिस वाली जॉब को छोड़ दिया था। टोनी एड को बताता है कि वो ब्लूमफील्ड में एज ए कॉप नौकरी पे था और एक दिन उसे फोन आता है कि आसपास कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। टोनी उस जगह पे पहुंचता है, घर का दरवाजा नॉक करता है, लेकिन एकदम से दरवाजा तोड़ते हुए एक आदमी शॉटगन लिए निकलता है और वो टोनी पे न सिर्फ शॉटगन तान देता है बल्कि चला भी देता है, बट लकीली चलती नहीं शॉटगन। ऐसे में टोनी को मौका मिल जाता है कि वो आदमी को गिरा सके, उसे अरेस्ट कर सके एंड ऑल दैट। नाउ द सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि टोनी का पार्टनर उसे बताता है कि एक्चुअली शॉटगन लोडेड थी, उसमें गोलियां भी थी, किसी माल फंक्शन के कारण वो चली नहीं। यानी कि टोनी बाय लक उस दिन बचा, वरना वो पक्का समाप्त हो जाता। ऐसे में टोनी अगले ही दिन पुलिस वाली जॉब को छोड़ दिया। देन वो तुरंत रिंग खरीद लिया ताकि वो जूडी को प्रपोज कर सके, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ लॉरेन इस घर में अपने विजन्स की मदद से यहाँ की स्पिरिट्स को भांप रही थी और हम देख पाते हैं कि जूडी भी इन चीजों को फील कर रही थी, लेकिन लॉरेन अगेन उसे रोकती है। लॉरेन घर के बेसमेंट में जाती है जहां से उन्हें इस घर के पास्ट के बारे में पता चलता है। वो तुरंत एड को बाहर जाके इस बारे में बताती है। दरअसल काफी साल पहले इस जगह पे घर नहीं था, रादर फार्म लैंड था। तब यहाँ हस्बैंड वाइफ काम कर रहे थे, जो कि दोनों काफी ज्यादा वाइल्ड लोग थे। वाइफ का चक्कर किसी दूसरे इंसान से चल रहा था और जब हस्बैंड को ये बात पता चली तो वो एक कुल्हाड़ी लेकर अपनी बीवी को समाप्त किया। इतना ही नहीं, वो वहां रह रही एक एल्डरली मदर को भी समाप्त किया और खुद को भी खत्म किया। तो इन तीनों की ही आत्माएं हमें बार बार घर में दिख रही हैं, एक आदमी की, एक बूढ़ी औरत, एक यंग औरत। बट द रियल ट्विस्ट इज कि ये तीनों आत्माएं तो शतरंज के बस प्यादे हैं, क्योंकि इन्हें कंट्रोल कोई और कर रहा है। ये काम एक डीमन का है जो कि वॉरेन्स को ल्योर करके यहाँ लाना चाहता था। यानी कि ये जो डीमन है वो वॉरेन्स का इंतजार कर रहा है। हाँ, वही मिरर वाला डीमन। इनफैक्ट ये डीमन इतना पावरफुल है कि वो लॉरेन के विजन्स तक को ब्लॉक कर रहा है। ना इसी सब के बीच जूडी को ऐसा लगता है कि लॉरेन उसे ऊपर बुला रही है। ऐसे में जूडी घर के एटिक में जाती है जहां पे वो उस मिरर को पड़ा हुआ पाती है। जी हाँ दोस्तों, मिरर में क्रैक था और वॉल पे चॉक से लिखा हुआ था मिस मी क्वेश्चन मार्क। इट वाज क्लियर कि ये एनाबेल का रेफरेंस था। और इसके बाद जूडी को कैरिन की आवाज आती है, जिसको फॉलो करते हुए वो एक कमरे में जाती है। इस कमरे में जूडी को एनाबेल डॉल दिखती है। जी हाँ दोस्तों, ये एनाबेल डॉल साइज में एकदम बड़ी हो जाती है और जूडी के पीछे भागना शुरू करती है। वो जूडी पे हमला करती है, लेकिन जूडी किसी तरह भागती है और इस भाग दौड़ में जूडी के सर पे चोट आती है। तभी वॉरेन्स भी यहाँ आ जाते हैं और इस पॉइंट पे जूडी उनसे कहती है कि इस घर के एटिक में कुछ तो सुपरनैचुरल है। वॉरेन्स फौरन एटिक में जाते हैं और उन्हें वहां वही सुपरनैचुरल मिरर दिखता है। इसे देख वॉरेन्स शॉक में थे। इनफैक्ट हेदर और डॉन भी शॉक में थे, क्योंकि इन्होंने क्लियरली इस मिरर को बाहर फेंका था। लॉरेन यहाँ इस मिरर को टच करती है और वो कहती है कि यहाँ कुछ तो बदला है, समथिंग्स चेंज्ड। इसके बाद वॉरेन स्मर्ल्स को बताते हैं कि कैसे ये मिरर उनके पहले केस से रिलेटेड है और उस केस को वॉरेन्स कभी सॉल्व नहीं किए थे, इनफैक्ट छोड़ के भाग गए थे। क्यों? क्योंकि वॉरेन्स उस वक्त काफी यंग थे और जूडी के बर्थ में जो कॉम्प्लिकेशंस हुए थे उसके बाद वो उस केस को लेना नहीं चाहते थे। यानी कि वॉरेन्स को आज तक ये नहीं पता कि पहली सीन में हम जिस विक्टोरिया नामक लड़की को देखे थे उसके साथ क्या हुआ। जो भी हो, यहाँ वॉरेन स्मर्ल्स को वादा करते हैं कि वो उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। सो द प्लान वाज कि ये लोग मिरर को ढक देंगे, देन बेल्ट से बांध देंगे ताकि टोनी और एड इस मिरर को कार में रख के वॉरेन्स के घर वाले म्यूजियम तक ले जाए और वहां लॉक कर दे। रूल वो सिंपल कि किसी भी हालत में मिरर में नहीं देखना है। लेकिन जैसे ही जैक और एड मिरर को एटिक से उठा के नीचे लाने की कोशिश करते हैं, ये मिरर काफी ज्यादा हेवी हो जाता है। इतना ही नहीं, मिरर के ऊपर जो बेल्ट बंधे थे वो अपने आप खुल जाते हैं और मिरर का कवर भी हट जाता है। ऐसे में जैक मिरर में देख लेता है, जिससे वो हॉन्ट होता है और वो गिर के सीधा एटिक से नीचे आ जाता है। अब एड अकेले इस भारी मिरर को पकड़ नहीं पाते, जिससे मिरर उनके हाथ से छूटती है और एटिक से नीचे सीधा जैक के पैर पे गिर जाती है। तो हाँ, जैक का जो लेग है वो इंजर हो चुका है। इसी के पैरेलल में जूडी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इनफैक्ट उसके नाक से खून निकलने लग गया था। वहीं टोनी का कार ऑन ही नहीं हो रहा था। टोनी किसी तरह कार को ऑन करता है, जबरदस्ती चलाते हुए स्मॉल फैमिली के घर तक लाता है, लेकिन तभी एकदम से उसे बूढ़ी औरत की आत्मा रोड पे दिखती है, जिससे वो अपना बैलेंस खो देता है और कार एक्सीडेंट कर जाती है। टू मेक इट वर्स, यहाँ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। इसी सब के बीच लॉरेन पाती है कि जूडी पजेस हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जूडी के अंदर का डीमन क्लियरली कहता है कि वो इतने साल जूडी का ही इंतजार किया है। जूडी यहाँ बहुत ही क्रीपी वे में अपनी बचपन वाली वही पोएम गाती है।
जूडी यहाँ अपने ही माँ लॉरेन पे हमला करके उन्हें बेसमेंट में गिरा देती है। देन जूडी घर के कुत्ते साइमन पे हमला करती है, उसे हवा में लेविटेट करा के दीवार पे पटक देती है। जूडी इतने पे भी नहीं रुकती, इनफैक्ट वो अपने पिता एड तक पे हमला करती है। वहीं लॉरेन जो कि बेसमेंट में गिर गई थी, उसके ऊपर वही कुल्हाड़ी वाला आदमी हमला कर देता है और पूरे बेसमेंट में खून भर गया था। इससे पहले कि ये कुल्हाड़ी वाला आदमी लॉरेन पे वार कर पाता, टोनी किसी तरह घर को ओपन करके घर के अंदर आता है और लॉरेन को बेसमेंट में बचाता है। अब एड की बात की जाए तो उसकी हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज्यादा हाँफ रहा था और ऐसे में एड को कुछ टैबलेट्स लेने पड़ते हैं जो दवाइयां थी उसकी। इसके बाद एड स्मर्ल फैमिली के सभी मेंबर्स को घर से बाहर जाने को कहता है क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा था। स्मर्ल्स फौरन घर के बाहर चले जाते हैं, यानी कि घर के अंदर अब सिर्फ वॉरेंस थे, उनके साथ टोनी था और उन्हें ही लड़ना था इस मिरर से। तो सबसे पहले वॉरेंस और टोनी जूडी को ढूंढते हैं जो कि घर के एटिक में लटकी हुई थी। जूडी खत्म हो जाती लेकिन टोनी किसी तरह उसे होल्ड करता है। मीनवाइल एड एक चाकू से रस्सी को काटते हैं। रस्सी के कटते ही सभी एटिक से नीचे गिरते हैं और इस फॉल से साथ ही लटकने से जूडी इतनी ज्यादा इंजर हो गई थी कि उसकी पल्स रुक जाती है। एड यहाँ जूडी को सीपीआर देते हैं लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होता। एड के थकने के बाद टोनी जूडी को सीपीआर देता है, जिसके बाद जूडी वापस अपने होश में आती है। मतलब जूडी सिर्फ होश में आके अपनी आंखें ही नहीं खोली है बल्कि वो अब पजेस्ड भी नहीं है। और ये सीन बहुत ही क्लेवर था क्योंकि यहाँ दिखाया गया कि कैसे एड अब बूढ़े हो चुके हैं और उनका जो काम है वो उन्हें अब किसी और को सौंपना होगा और इस काम के लिए टोनी सही है। और हाँ, ये सीन कहीं ना कहीं जूडी के जन्म से भी रिजेंबल करता है क्योंकि अगर आपको याद हो तो जूडी का स्टिल बॉर्न हुआ था। वो 1 मिनट तक जिंदा नहीं थी लेकिन फिर अचानक से जिंदा हुई और यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ जहाँ जूडी मानो समाप्त हो गई थी बट देन अचानक से वो जिंदा हो गई। इस पॉइंट पे मिरर हवा में लेविटेट करता है, देन तेजी से घूमता है। देन ये मिरर टोनी पे हमला करके उसे चोटिल करने लगता है। एड तुरंत अपनी बुक लाके एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं लेकिन इसका मिरर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट ये मिरर इस बुक को ही जला देता है। मिरर के अंदर हम एड की डिमोनिक परछाई देख पा रहे थे और ये डिमोनिक परछाई कहती है कि आज तो टोनी खत्म होगा ही। एक पॉइंट पे ऐसा लगता है मानो टोनी वाकई नहीं बचेगा, लेकिन वॉरेंस उसे बचाने की कोशिश किए जा रहे थे। अगेन दिस सीन रिप्रेजेंट्स कि कैसे ये लोग टोनी को एक्सेप्ट कर चुके हैं एज ए वॉरेन, मतलब अपनी फैमिली में। तो हाँ, टोनी खत्म होने वाला है लेकिन तभी लॉरेन अपनी बेटी जूडी से कहती है कि तुम्हारी जो विजन है, तुम्हारी जो पावर्स है उसे अपना लो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पहली बार लॉरेन अपनी बेटी जूडी से अपनी पावर्स को यूज करने कह रही है। मतलब उनसे दूर मत भागो, डोंट लुक अवे, डू नॉट शट इट डाउन। और ऐसे में ये तीनों वॉरेंस मिलकर टोनी को बचाने जाते हैं, यानी कि मिरर को टच करते हैं। मिरर को टच करना मतलब ये लोग मिरर के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं और मिरर में हम क्लियरली इनके डिमोनिक वर्जन्स को भी देख पाते हैं जो कि फाइट बैक कर रहे थे। अब मिरर इनके टच से क्रैक होना शुरू होता है और जैसे जैसे ये लोग टच किए जा रहे थे मिरर के अंदर क्रैक्स बढ़ते जा रहे थे। फाइनली वॉरेंस के ताकत के सामने डिमोनिक पावर नहीं टिक पाती और मिरर पूरी तरह से क्रैक हो जाता है। मतलब हम मान सकते हैं कि मिरर के अंदर जो डीमन है वो फाइनली एक्सोरसाइज हो चुका है। इनफैक्ट मिरर पे जो 3 फेसेस लगे हुए हैं ना, उस पे भी हम क्रैक आते हुए देखते हैं और मिरर के अंदर से वेपर जैसा कुछ निकलता है, डिपिक्टिंग कि इसके अंदर जो डीमन है वो निकल चुका है, या अगर निकला नहीं है तो एटलीस्ट पैसिफाई तो हो ही चुका है। तो हाँ, टोनी फाइनली बच गया और कहीं ना कहीं अब वो वॉरेंस फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद हम एड और टोनी को देखते हैं जो कि फाइनली इस मिरर को लेके वॉरेंस वाली म्यूजियम में लॉक कर दिए हैं। इस पॉइंट पे एड म्यूजियम की टोनी को दे देता है। एंड अगेन लाइक आई सेड, ये डिपिक्ट करता है कि एड फाइनली टोनी को ना सिर्फ अपनी फैमिली का हिस्सा मान रहा है बल्कि टोनी को अपने सक्सेसर के रूप में देख रहा है। मतलब एक ऐसा बंदा जो कि एड की लेगेसी को आगे लेके जाएगा। फिर आगे के सीन में हम टोनी और जूडी की शादी भी देख पाते हैं। यहाँ वो सभी लोग आए थे जिनकी हेल्प वॉरेंस किए थे। लाइक फर्स्ट कॉन्जरिंग मूवी थी ना, वहां के सारे लोग, देन जितने भी कास्ट मेंबर्स में इंपॉर्टेंट पीपल थे वो सब, इनफैक्ट जो एक्टर नन प्ले की हैं वो भी दिखी। इतना ही नहीं, हमें डायरेक्टर तक दिख जाते हैं, जेम्स वॉन भी दिख जाते हैं। नाउ मैरिज के बाद जो डांस वगैरह होता है उसके दौरान लॉरेन एड से कहती है कि उसे एक बहुत ही बढ़िया विजन आया है। विजन ये था कि वॉरेंस को ग्रैंड किड्स होंगे, यानी कि जूडी और टोनी के बच्चे होंगे। देन वॉरेंस बुक लिखेंगे जो कि बहुत टेरिबल से बुक होगी, स्टिल वो लोग बुक लिखेंगे। देन ये लोग अपनी नॉलेज को पास ऑन करेंगे, जो कुछ भी ये लोग सीखे हैं हॉन्टिंग के बारे में ओवर द इयर्स। फिर लाइफ में नॉर्मल एडवेंचर्स करेंगे जैसे बाइक राइड पे जाना, ना कि घोस्ट वाले एडवेंचर्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लोग लोगों की मदद करना नहीं छोड़ेंगे। मतलब रियल केसेस अब नहीं लेंगे, फील्ड वर्क पे नहीं जाएंगे, लेकिन फोन पे लोगों की मदद जरूर करेंगे। यहीं पे फिल्म खत्म होती है, जिसके बाद हमें टेक्स्ट में लिख के कुछ इन्फो दी जाती है। लाइक स्मॉल फैमिली उस घर में 3 साल और रहे, जिसके बाद वो लोग घर चेंज किए, लेकिन उन 3 सालों में उनके साथ कुछ हॉन्टिंग्स वगैरह नहीं हुई। फिर एड हार्ट अटैक के कारण 79 की एज में चल बसे। वहीं अगर लॉरेन की बात की जाए तो उनकी मौत नेचुरली हुई थी 92 के एज में।
यहाँ हम व्यूअर्स को एड और लॉरेन के रियल फोटोज दिखाए जाते हैं, उनके रियल लाइफ केसेस के बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स दिखाए जाते हैं, चाहे वो केस पहली कॉन्जरिंग मूवी की हो, दूसरी कॉन्जरिंग मूवी की, या जो भी केस होता है उसकी रियल लाइफ फुटेजेस हम देख पाते हैं एंड मेनी फोटोज। देन क्रेडिट्स रोल होता है और क्रेडिट के एंड में हम रियल एड को इस रियल मिरर के पास देख पाते हैं। शुरुआत में सुबह सुबह डॉक्टर शेफर्ड एक हाउस कॉल से लौट कर आते हैं। बेसिकली उन्हें मिसेस फेरर्स के घर बुलाया गया था, जहां उन्हें एक शॉकिंग खबर मिलती है। खबर ये कि मिसेस फेरर्स खत्म हो चुकी थीं। जी हां, और यहाँ मौत की वजह वेरोनल की ओवरडोज बताई जा रही थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि वेरोनल एक ऐसी ड्रग है जिसका इस्तेमाल पहले के जमाने में लोगों को नींद दिलाने के लिए किया जाता था। अब इस घटना के बाद जब डॉक्टर शेफर्ड घर जाते हैं तो वहां वो अपनी बहन कैरोलाइन से मिलते हैं। कैरोलाइन एक ऐसी लेडी थी जो कि टाउन की गॉसिप क्वीन है। I mean, ऐसी एक बात नहीं होती जो कि कैरोलाइन को किसी न किसी सोर्स से पता ना चल जाए, और ऐसी एक बात नहीं जिसपे कैरोलाइन अपनी ओपिनियन देके पूरे टाउन में ना फैलाए। तो जाहिर सी बात है कि कैरोलाइन को पता लग गया था कि मिसेस फेरर्स खत्म हो गई हैं, और कैरोलाइन तो अपनी थियरी भी बना ली थी। उसके हिसाब से मिसेस फेरर्स ने जानबूझकर अपनी जिंदगी खत्म की क्योंकि उनके अंदर अपने पति को खत्म करने का गिल्ट था। ऑफ कोर्स डॉक्टर शेफर्ड इस बात को महज एक एक्सीडेंट मान रहे थे और वो कैरोलाइन की बातों को हल्के में लेते हैं। इसी कारण ब्रेकफास्ट टेबल पे दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होती है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स कैरोलाइन अपनी डिडक्शन पावर्स पे फुल कॉन्फिडेंट थी, वहीं डॉक्टर शेफर्ड उसके मेथड को बस यूजलेस गॉसिप समझते हैं। फाइनली फ्रस्ट्रेशन में डॉक्टर शेफर्ड उठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट टेबल छोड़ देते हैं। इसके बाद वो अपने पेशेंट राउंड्स पे निकलते हैं, मतलब वो डॉक्टर है ना, तो उन्हें पेशेंट्स देखना है तो उसके लिए निकलते हैं। और यहाँ डॉक्टर शेफर्ड की मुलाकात रॉजर एक्रॉयड से होती है, जो कि एक बहुत वेल्दी आदमी है। वो इस टाउन में बहुत प्रचलित है। देन वो एक विडो भी है, और एक्रॉयड ऐसा व्यक्ति है जो अपने टाउन के लोकल इवेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है। एक्रॉयड पूछता है कि क्या डॉक्टर शेफर्ड के पास कुछ वक्त है बात करने का, लेकिन जब शेफर्ड कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, तो एक्रॉयड उन्हें शाम को डिनर के लिए बुलाता है फर्निल पार्क में। अब डॉक्टर शेफर्ड यहाँ एक्रॉयड से पूछते हैं कि क्या एक्रॉयड अपने स्टेपसन पैटर्न के बारे में बात करना चाहते हैं। ये सुनकर एक्रॉयड थोड़ा चौंकते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा स्टेपसन पैटर्न टाउन में है ही नहीं। अब दोस्तों ये कॉन्फ्लिक्टिंग बात थी क्योंकि शेफर्ड ने पैटर्न को रिसेंटली टाउन में देखा था। जो भी हो, डॉक्टर शेफर्ड अपने क्लिनिक या ऑफिस जाते हैं जहाँ कई पेशेंट्स उनका वेट कर रहे थे। इन पेशेंट्स में से एक थी मिस रसल, जो कि फर्निल पार्क की हाउसकीपर थी। वो नी पेन की कंप्लेन करती हैं, लेकिन शेफर्ड को उसके घुटने में कोई इशू नहीं मिलता। फिर भी प्रिकॉशन के लिए वो एक हार्मलेस मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब इस कंसल्टेशन के दौरान डॉक्टर शेफर्ड और मिस रसल के बीच अजीब बातचीत हो रही थी। लाइक ये बात थी ड्रग एडिक्शन की, पॉइजन की एंड ऑल दैट, जो कि थोड़ी तो अजीब थी। बेसिकली मिस रसल क्यूरियस होती हैं कि क्या कोई ऐसा पॉइजन है जो इंसान को जल्दी निपटा सके और वो इजीली ट्रेस भी ना हो। ये सुन के डॉक्टर शेफर्ड सीधा जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा कोई पॉइजन एग्जिस्ट नहीं करता। एनीवेज, आगे हम शेफर्ड को अपने गार्डन में काम करते पाते हैं जब एक बड़ा सा वेजिटेबल मैरो उनके पास गिरता है, मतलब उनके पास लेकिन उनके पड़ोसी के गार्डन में। और तभी एंट्री होती है हरक्विल पॉयरॉय की। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हरक्विल पॉयरॉय एक काफी फेमस फिक्शनल डिटेक्टिव हैं, जो कि अगाथा क्रिस्टी की किताबों में अक्सर केसेस सॉल्व करते पाए जाते हैं। यहाँ डॉक्टर शेफर्ड और पॉयरॉय की बात होती है, जहाँ पॉयरॉय पोलाइटली माफी मांगते हैं और अपने गार्डन का बेस्ट मैरो गिफ्ट करने की ऑफर करते हैं। यहाँ दोनों पैटर्न के बारे में बात करते हैं। पॉयरॉय कैजुअली बताते हैं कि वो एक्रॉयड को जानते हैं और पैटर्न एक्चुअली एंगेज्ड है। शेफर्ड और डिटेल्स निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोलाइन उन्हें गार्डन से बुला लेती है। अब यहाँ कैरोलाइन एक और गॉसिप न्यूज शेयर करती है। बेसिकली वो सुनी है कि पैटर्न एक मिस्ट्री वुमेन के साथ बात कर रहा था, वो भी एक्रॉयड के विल को चेंज करने के बारे में। जी हाँ, बट द क्वेश्चन हियर इज कि वो औरत कौन हो सकती है। इसका अंदाजा डॉक्टर शेफर्ड को नहीं था, इनफैक्ट कैरोलाइन को भी नहीं पता था। ऐसे में शेफर्ड एक इन यानी कि होटल जैसी जगह में जाकर डायरेक्टली पैटर्न से बात करते हैं। पैटर्न उन्हें देखकर थोड़ा रिलीव्ड लगता है और एडमिट करता है कि वो एक मुसीबत में है। शेफर्ड यहाँ हेल्प ऑफर करते हैं, लेकिन पैटर्न बस इतना कहता है कि नहीं, मुझे ये गेम अकेला ही खेलना होगा। खैर उस शाम को शेफर्ड डिनर के लिए फर्निल पार्क पहुंचते हैं। इनकेस आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये फर्निल पार्क कैसी जगह है, क्या किसी तरह की पार्क है, तो नहीं, ये पार्क नहीं है, रादर ये अमीर रॉजर एक्रॉयड का मैंशन या आप कह सकते हैं घर है। यहाँ हम फ्लोरा एक्रॉयड से भी मिलते हैं, जो कि रॉजर की नीस है, और कैजुअली बात करते हुए वो कहती है कि वो समझ नहीं पाती लोग और चीजों को क्यों संभालते हैं, जैसे एक पेन को किसी राइटर ने यूज किया था, लेकिन हाँ, वो उनके क्रिएशंस को अप्रिशिएट करती है। डिनर के दौरान फ्लोरा अनाउंस करती है कि उसकी एंगेजमेंट पैटर्न के साथ फिक्स हो गई है। जी हाँ दोस्तों, दिस वाज सम न्यूज, जिसके बाद रॉजर की सिस्टर इन लॉ मिसेस सेसिल एक्रॉयड डॉक्टर शेफर्ड से रिक्वेस्ट करती
है कि वो रॉजर को कन्विंस करे ताकि फ्लोरा को विल में अच्छी तरह सिक्योर किया जा सके। इस पॉइंट पे एंट्री होती है मेजर ब्लंट की। मेजर ब्लंट एक बिग गेम हंटर हैं जो फ्लोरा के साथ हाउस के एंटीक रिलिक्स पे बात करते हैं। यहाँ कुछ और भी लोग डिनर में होते हैं और इन कैरेक्टर्स को आप ध्यान में रखिएगा जिन्हें भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कहानी इन्हीं कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमेगी। लाइक जॉफरी रेमंड जो कि रॉजर का सेक्रेटरी है, देन पार्कर जो कि यहाँ का बटलर है, फिर मिस रसल जो कि हाउसकीपर है और उनसे हम पहले भी मिल चुके हैं, एंड फाइनली उर्सुला बॉन जो कि पार्लर मेड है। अब यहाँ डिनर स्टार्ट होता है लेकिन एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड रहता है। डिनर के बाद एक्रॉयड और शेपर्ड स्टडी में चले जाते हैं। अब दोस्तों जब भी मैं सिर्फ एक्रॉयड बोलूं तो बात वहां रॉजर एक्रॉयड की ही हो रही होगी, और जब भी मैं किसी और एक्रॉयड की बात करूंगा, क्योंकि इनके फैमिली में 2-3 लोग हैं, तो मैं उसका पूरा नाम लूंगा या फिर फर्स्ट नेम लूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। खैर यहाँ एक्रॉयड पहले ही इंसिस्ट करता है कि विंडो प्रॉपर्ली क्लोज करो और लैच हो जाए। फिर वो शेपर्ड को कन्फेस करता है कि वाकई मिसेस फेरर्स ने अपने हस्बैंड को पॉइजन किया था। जी हाँ दोस्तों, कैरोलाइन का शक कहीं ना कहीं सही था, लेकिन फिर एक्रॉयड बताता है कि कोई तो मिसेस फेरर्स को ब्लैकमेल कर रहा था। बातों के दौरान एक लेटर आता है। ये लेटर था मिसेस फेरर्स का, और इस लेटर में शायद उस ब्लैकमेलर की आइडेंटिटी रिवील करी गई होगी। शेपर्ड चाहते हैं कि एक्रॉयड उसे तुरंत पढ़े, लेकिन एक्रॉयड डिसाइड करता है कि वो लेटर अकेले में पढ़ेगा। कुछ देर बाद शेपर्ड स्टडी से निकल जाते हैं और बाहर निकलते ही एक अननोन स्ट्रेंजर उनसे रास्ता पूछता है फर्निल पार्क के लिए। और शेपर्ड इसको इग्नोर करके अपने घर जाते हैं, और उस रात शेपर्ड और कैरोलाइन जब सोने जा रहे होते हैं तब उनका फोन बजता है। शेपर्ड कॉल उठाता है और कैरोलाइन को बताता है कि उसे तुरंत फर्निल पार्क लौटना होगा। क्यों? क्योंकि कॉल सपोजिटली पार्कर ने किया था और उसने बताया है कि रॉजर एक्रॉयड का कत्ल हो गया है। बस फिर क्या था, डॉक्टर शेपर्ड फर्नली पार्क वापस आते हैं और पार्कर दरवाजा खोलता है। पार्कर बिल्कुल क्लूलेस लग रहा था, मानो उसे कुछ पता ही ना हो। इनफैक्ट पार्कर ये तक कहता है कि उसने तो कोई कॉल किया ही नहीं था। ऐसे में ये दोनों फॉरेन स्टडी के पास जाते हैं और यहाँ डोर अंदर से लॉक था। दरवाजा तोड़ने पे उन्हें एक हॉरिफाइंग साइट मिलती है। रॉजर एक्रॉयड अपनी कुर्सी पे बैठे होते हैं और उनकी पीठ में एक नाइफ घुसा होता है। तुरंत ही पुलिस को बुलाया जाता है और एक जनरल टाइम टेबल तैयार किया जाता है। टाइम टेबल बोले तो ऐसे इवेंट्स जो कि रात को हुए थे और उनसे समझा जा सके कि कब क्या हुआ था। सो टाइम टेबल के हिसाब से डॉक्टर शेपर्ड ने 8:50 PM पे फर्नली पार्क छोड़ा था। 9:30 PM पे मेजर ब्लंट ने सुना कि एक्रॉयड किसी से बात कर रहे थे। 9:45 PM पे फ्लोरा एक्रॉयड ने अपने अंकल से गुड नाइट कहा और स्टडी छोड़ दी। अब अगर इन टाइमलाइंस पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ काइंड ऑफ कंफर्म हो जाता है कि कत्ल 9:45 PM और 10 PM के बीच हुआ होगा। नाउ इनिशियल इंक्वायरीज के बाद सभी का पहला शक पार्कर पे ही था। इंस्पेक्टर रैगलैन तो ये भी अंदाजा लगाने लग गए थे कि पार्कर एक्रॉयड को खत्म करके डोर लॉक कर दिया होगा और खुद कमरे की खिड़की से निकल गया होगा। लेकिन डॉक्टर शेपर्ड इससे कन्विंस्ड नहीं थे, क्योंकि उनके हिसाब से एक्रॉयड 1 घंटे तक चुपचाप पार्कर का इंतजार नहीं करेगा। मतलब ये बात कहीं फिट नहीं बैठ रही। वेपन इंस्पेक्ट करते वक्त रैगलैन नोटिस करते हैं कि डैगर ऑर्डिनरी नहीं है। वो तुरंत जेफरी रेमंड को बुलाते हैं ताकि वो इस डैगर को आइडेंटिफाई कर सके। रेमंड तुरंत कहते हैं कि ये एक ट्यूनीशियन डैगर है जो मेजर ब्लंट ने एक्रॉयड को गिफ्ट किया था। ऐसे में ब्लंट को बुलाया जाता है और वो कंफर्म करते हैं कि ड्रैगर उन्होंने ही दिया था और यूजुअली वो ड्राइंग रूम के सिल्वर टेबल पर रखा होता है, मतलब जो डैगर है वो। ऐसे में सस्पिशन तुरंत शिफ्ट होता है और लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर कौन उस सिल्वर टेबल के पास था। आई मीन जो पास रहा होगा वही डैगर उठाया होगा। इस पॉइंट तक काफी वक्त गुजर चुका था, जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन को जारी रख पाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में डॉक्टर शेपर्ड वहीं से वापस अपने घर चले आते हैं। अब अगली सुबह फ्लोरा डॉक्टर शेपर्ड के पास आती है। वो रिक्वेस्ट करती है कि शेपर्ड उसके साथ उसके नेबर के घर चले, और यहाँ रिवील होता है हरकुल पॉयरॉय, जो कि ऑफ कोर्स एक रिटायर्ड वर्ल्ड फेमस डिटेक्टिव है। फ्लोरा चाहती है कि पॉयरॉय उसके अंकल के मर्डर को सॉल्व करे। पॉयरॉय केस लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी। कंडीशन ये कि जब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो पूरा सच सामने लेके आएंगे, चाहे वो सच कितना भी अनप्लेजेंट क्यों ना हो। बस फिर क्या था, पॉयरॉय और शेपर्ड पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ इंस्पेक्टर रैगलैन को लगता है कि केस में ज्यादा मिस्ट्री है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो पॉयरॉय और शेपर्ड के साथ फर्नली पार्क आ जाते हैं। वहाँ स्टडी में पॉयरॉय डिटेल चेक करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ यहाँ से मूव किया गया था। पार्कर बताता है कि एक कॉर्नर में रखी चेयर मूव हुई थी और बाकी सब नॉर्मल था। पॉयरॉय का ध्यान अब उस स्ट्रेंजर पे है जो शेपर्ड को रात में मिला था फर्नली पार्क के रास्ते पहुंचते हुए। देन जेफरी रेमंड और पार्कर को बुलाया जाता है, उनके स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं। पॉयरॉय यहाँ चेयर को वापस उस पोजीशन में रखते हैं जहाँ पार्कर ने पहले बताया था। फिर वो उसके पीछे छिप जाते हैं। देन रेमंड और पार्कर को एंटर करने देते
लेते हैं। उन दोनों के स्टेटमेंट से कंफर्म किया जाता है कि एक स्ट्रेंजर फर्नली पार्क आया तो था, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन शेपर्ड के वर्जन से मैच नहीं करता। इसके बाद रैगलन और इंस्पेक्टर डेविस यहाँ आ जाते हैं, जहाँ रैगलन प्राउडली बोलता है कि केस सॉल्व, किलर पैटर्न ही है। रैगलन के पास अपना टाइम टेबल था, देन एक नेबर का विटनेस अकाउंट जिसमें पैटर्न को ड्राइववे पर देखा गया था। इनफैक्ट मैनर के बाहर एक फुटप्रिंट है जो पैटर्न के शूज जैसी लगती है। अब ये सुन के पॉयरॉय जेंटली पूछते हैं, और जो बाकी फुटप्रिंट्स मिले हैं बाहर उनका क्या? रैगलन इन्हें इग्नोर करता है और कहता है कि वो फुटप्रिंट जरूरी नहीं है। तो ये सब घोषित करने के बाद इंस्पेक्टर्स चले जाते हैं और पॉयरॉय शेपर्ड को लेके उसी पाथवे पे चल पड़ता है जहाँ पैटर्न सपोजिडली गया था। वहाँ एक पुराना समर हाउस मिलता है जो कि बेकार पड़ा हुआ था। इस जगह पे पॉयरॉय एविडेंस कलेक्ट करना शुरू करते हैं और यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। ये थी एक फैब्रिक का टुकड़ा और एक गूज फेदर क्विल। इन दोनों चीजों को आप याद रखना। एनीवेज, पॉयरॉय ये दोनों चीज अपने पास एविडेंस के लिए रख लेते हैं। खैर आगे शेपर्ड और पॉयरॉय डिस्कस करते हैं कि एक्रॉयड के मरने के बाद फर्नली पार्क का कौन आयर बनेगा, मतलब किसको वो मिल जाएगा। दोनों स्टेट के गार्डन्स में वॉक करते हुए एक क्लियरिंग पाथ पर पहुंचते हैं जो एक गोल्ड फिश पॉन्ड के ऊपर था। वहाँ मेजर ब्लंट और फ्लोरा भी थे जो कि इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। फ्लोरा कैजुअली मेंशन करती है कि उसके लिए एक्रॉयड द्वारा छोड़े गए 20,000 यूरोज यूजफुल होंगे। फिर वो ब्लंट से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने हंटिंग ट्रिप से उसके लिए एक्सोटिक स्किन्स लेकर आए। ब्लंट मान जाता है, लेकिन अपनी ऑकवर्डनेस रिवील करता है कि कैसे उसे सोसाइटी में फिट नहीं लगता और शायद उसे चले जाना चाहिए। इस पे फ्लोरा उसे ये कहते हुए रोक लेती है कि वो उसके लिए रुक जाए। ब्लंट तभी नोटिस करता है कि गोल्ड फिश पॉन्ड में एक शाइनी ऑब्जेक्ट पड़ा था। वो उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता। इसके बाद इनकी बातें इन्वेस्टिगेशन पे शिफ्ट होती है जहां फ्लोरा पॉयरॉय की तारीफ करती है और पॉयरॉय मॉडेस्टली एक्सेप्ट करता है। पॉयरॉय चुपचाप अपना हाथ पॉन्ड में डालता है और वो शाइनी ऑब्जेक्ट निकाल लेता है। पॉयरॉय ब्लंट और फ्लोरा को ये शाइनी चीज नहीं दिखाते, लेकिन शेपर्ड को प्राइवेट में इसके बारे में बताते हैं। बेसिकली ये एक वुमेन्स वेडिंग रिंग थी जिसपे कुछ वर्ड्स इनग्रेव्ड थे और ये वर्ड्स क्या थे? वेल, ये थे फ्रॉम आर डॉट मार्च 13th। खैर आगे शेपर्ड मिस एक्रॉयड से बात करते हैं। मिस एक्रॉयड बोले तो रॉजर की जो सिस्टर इन लॉ थी ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। वो डिनायल में होती है और कहती है कि रॉजर एक्रॉयड का कत्ल हुआ ही नहीं। इसके बाद बातें फाइनेंशियल मैटर्स की तरफ शिफ्ट होती है जहां रिवील होता है कि एक्रॉयड ने अपनी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट पूरी तरह फ्लोरा को दे दी है। मतलब यहाँ मिस एक्रॉयड को एसेंशियली ज्यादा कुछ मिला नहीं। इस बात को लेकर यहाँ दिन भर फाइनेंशियल टेंशन चलता है। मतलब हमेशा होता है ना प्रॉपर्टी वगैरह का कलेश घर के अंदर, वैसा ही कुछ। तभी एक और शॉकिंग चीज सामने आती है एंड दैट वाज कि एक्रॉयड के बेडरूम में 100 यूरोज कैश रखा हुआ था, लेकिन जब इंस्पेक्टर रैगलन, पॉयरॉय और शेपर्ड जाके चेक करते हैं तो उसमें से 40 यूरो मिसिंग होता है। ऐसे में स्टाफ का इंटरव्यू होता है और यहाँ उन सबके स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं। फिर उनकी स्टेटमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई किया जाता है जो कि ढंग से मेल खा रहे थे, एक्सेप्ट वन पर्सन। मैं बात कर रहा हूँ उर्सुला बॉन की, जो कि यहाँ की पार्लर मेड थी। बेसिकली उर्सुला की एलाबाई कोई भी कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। अब जिन्हें एलाबाई नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जब कोई इंसान ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि क्राइम उसने नहीं किया है, तो वो बताता है कि क्राइम जहाँ पे हुआ था उस टाइम पे मैं कहीं और था। तो अगर वो कहीं और है तो ऑफकोर्स वो क्राइम कर नहीं सकता, और इसी को कई लोग कंफर्म भी कर देते हैं कि हाँ मैंने उसे वहां देखा था। तो इसी चीज को एलाबाई कहा जाता है, और यहाँ उर्सुला का कोई एलाबाई मिल नहीं रहा था। ऐसा में पॉयरॉय तुरंत सस्पिशन नोट कर लेते हैं और शेपर्ड को कहते हैं कि वो उर्सुला के पहले एम्प्लॉयर के घर विजिट करे। ऐसे में अगली सुबह शेपर्ड उर्सुला के एक्स एम्प्लॉयर के घर जाता है। वहां की लेडी उर्सुला के बारे में बात करने से हेजिटेट करती है। स्टिल जो कुछ इन्फो वो देती है दैट वाज क्लियरली सस्पिशियस। शेपर्ड को लगता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो मैटर पे ज्यादा पुश नहीं करता और वापस आ जाता है। घर लौटने पे कैरोलाइन उसे बताती है कि पॉयरॉय उसके घर आया था केस डिस्कस करने, और अब पॉयरॉय के पास उन पेशेंट्स की कंप्लीट लिस्ट है जिन्होंने शेपर्ड से कत्ल वाली सुबह कंसल्टेशन लिया था। इस लिस्ट में एक नाम पर्टिकुलरली हाईलाइट होता है which was none other than मिस रसल। एनीवेज आगे रॉजर एक्रॉयड की मौत के बाद वाली ऑफिशियल इंक्वायरीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, और यहाँ पॉयरॉय एंड शेपर्ड इंस्पेक्टर रैगलन के साथ केस डिस्कस करते हैं। रैगलन रिवील करता है कि नाइफ के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो किसी भी हाउस होल्ड मेंबर से मैच नहीं करते। ये सुन के पॉयरॉय बिल्कुल हैरान नहीं होते। उनका कहना था कि ये प्रिंट्स शायद एक्रॉयड के अपने ही हैं, और ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि असली क्लू को छिपाया जा सके, यानी किलर शातिर है ना। उस दिन बाद में पॉयरॉय फ्लोरा, मिसेस एक्रॉयड, मेजर ब्लंट और रेमंड को बुलाते हैं। वो इनसे सीधा पूछते हैं क्या किसी को पता है पैटर्न कहाँ है। सरप्राइजिंगली किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस पॉइंट पे फ्लोरा इंसिस्ट करती है कि वो अपनी एंगेजमेंट पैटर्न के साथ पब्लिकली अनाउंस करेगी और इससे कहीं ना कहीं सॉलिडारिटी भी दिख जाएगी, लेकिन पॉयरॉय उसे कन्विंस करते हैं कि कुछ दिन रुकना ज्यादा सही होगा। अब इस मीटिंग के एंड पर पॉयरॉय एक धमाका करते हैं। वो सबको एक्यूज करते हैं इंक्लूडिंग शेपर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये एक्यूजेशन कत्ल का नहीं, रादर
इस बात का था कि यहाँ सभी के सभी लोग कुछ न कुछ राज जरूर छिपा रहे हैं। इस एक्यूजेशन पे सभी एकदम शांत हो गए थे क्योंकि पोयरोय की बात कहीं न कहीं सही थी। तभी तो कोई भी पोयरोय से नजर तक नहीं मिला पा रहा था। ना अब तक शेपर्ड क्यूरियस हो चुका था कि आखिर पोयरोय की मेथड क्या है। पोयरोय कामली एक्सप्लेन करता है कि वो किसी एक इंसान की बात पे कभी ट्रस्ट नहीं करता। उनका रूल सिंपल है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं जब तक उनके स्टेटमेंट्स अलग अलग सोर्सेस से वेरीफाई ना हो जाए। पोयरोय यहाँ एग्जांपल देते हैं कि शेपर्ड का फर्नली पार्क से 8:50 PM पर निकलना कंफर्म होता है क्योंकि ये बात शेपर्ड भी कहा था, देन पार्कर भी इसको कंफर्म किया। वहीं पर स्ट्रेंजर का प्रेजेंस एक मेड ने भी कंफर्म किया। देन शेपर्ड कैजुअली गेस करता है कि स्ट्रेंजर अमेरिका से हो सकता है। पोयरोय इस बात को सपोर्ट करता है अपने छोटे एविडेंस से। एविडेंस क्या है? वेल, वही दो में से एक चीज जो कि मैंने आपको याद रखने कहा था, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उस गूज फेदर क्विल की। ये फेदर हेरोइन लेने का एक पॉपुलर मेथड है यूएस रीजन में। शेपर्ड फिर भी सारी चीजें कनेक्ट नहीं कर पाता और ये देखकर पोयरोय थोड़ा अम्यूज्ड हो जाता है। एनीवेज, आगे कुछ मजेदार चीजें होती हैं, स्पेसिफिकली बिकॉज पोयरोय सब पे झूठ का इल्जाम लगा चुके थे और ऐसे में यहाँ कुछ लोग डर के कन्फेशंस शुरू करते हैं। सबसे पहला कन्फेशन मिसेस एक्रॉयड का आता है। वो एक्सेप्ट करती हैं कि उन्होंने पोयरोय से कुछ चीजें छिपाई थी। एक्चुअली अपने फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की वजह से वो रॉजर की स्टडी में गई थी। क्यों गई थी? वेल, उसके विल को देखने के लिए, और उस वक्त उर्सुला ने उसे देख लिया। मिसेस एक्रॉयड ने सिचुएशन कवर करने के लिए उर्सुला को क्लीनिंग करने को बोल दिया और तभी एक्रॉयड स्टडी में आ गए। मिसेस एक्रॉयड प्रिटेंड करी कि वो बस एक बुक लेने आई थी और ऐसे में वो एक किताब उठाई और निकल गई। उस मोमेंट पे उर्सुला एक्रॉयड से कुछ तो बात करने की रिक्वेस्ट करती है। अब बात क्या था ये अभी तो नहीं पता, आपको आगे पता चलेगा। सो या, दिस वाज द कन्फेशन। एनीवेज, तो इस कन्फेशन के बाद फर्नली पार्क से निकलते वक्त शेपर्ड उर्सुला से मिलते हैं और यहाँ शेपर्ड उनसे पूछते हैं कि तुम तो पहले बोली थी कि एक्रॉयड तुमसे बात करना चाहते थे, जबकि असल में तो तुम एक्रॉयड से मिलना चाहती थी। ये सुन के उर्सुला कामली रिप्लाई करती है कि मैं तो एनीवे फर्नली पार्क छोड़ने वाली थी। इसके बाद शेपर्ड उसे पैटर्न के लोकेशन के बारे में पूछते हैं और उर्सुला कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन वो चाहती है कि पैटर्न सामने आए। खैर, बाद में जब शेपर्ड घर लौटता है तो कैरोलाइन उसे बताती है कि पोयरोय ने स्पेसिफिकली पैटर्न के बारे में पूछा था और पर्टिकुलरली उसके बूट्स के कलर के बारे में। अगली सुबह कैरोलाइन इन्फॉर्म करती है कि जेफरी रेमंड पोयरोय को ढूंढने आया था। क्यूरियस होकर कैरोलाइन शेपर्ड को पोयरोय के घर भेज देती है। वो साथ में एक जेली का पॉट भी भिजवाती है जो कि पोयरोय ने मंगाया था और साथ में पैटर्न के बूट्स के डिटेल्स भी। पोयरोय जेली देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन बूट्स का इन्फो सुन के थोड़ा डिसअपॉइंटेड दिखते हैं। तभी रेमंड नॉक करके अंदर आता है और रेमंड कन्फेस करता है कि वो फाइनेंशियल ट्रबल में है और जो लेगेसी उसके लिए एक्रॉयड ने छोड़ी है वो उसके लिए बहुत मददगार होगी। पोयरोय और रेमंड फिर फर्नली पार्क चलते हैं। पोयरोय फ्लोरा और पार्कर को बोलता है कि स्टडी के बाहर वाली सीन को एग्जैक्टली रिक्रिएट करो, मतलब एग्जैक्टली जैसा उस रात हुआ था। इसका रीजन पोयरोय ये दे देते हैं कि वो चेक करना चाहते हैं कि टेरेस से कॉन्वर्सेशन सुनाई देती है या नहीं। बस फिर क्या था, फ्लोरा और पार्कर सीन परफेक्टली इनैक्ट करते हैं, एक दो छोटी डिटेल्स भी कंफर्म कर लेते हैं। पोयरोय कैजुअली पूछते हैं कि टेबल पर 2 ग्लासेस थे ना? दोनों कंफर्म करते हैं कि हाँ 2 ग्लासेस थे। अब उनके जाने के बाद शेपर्ड पूछता है ये ग्लासेस वाली बात इंपॉर्टेंट थी क्या? पोयरोय मुस्कान के साथ कहते हैं कि नहीं, वो तो बस फिलर क्वेश्चन था, लेकिन इस री इनैक्टमेंट से मुझे बहुत कुछ समझ आ गया है। खैर, आगे सीन चेंज होता है जहाँ शेपर्ड और कैरोलाइन अपने घर में एक mahjong गेम नाइट रखते हैं। इसमें कर्नल कार्टर और मिस गैनेट भी होते हैं। गेम के साथ साथ गॉसिप और इन्वेस्टिगेशन थियरीज भी चलती रहती है। कैरोलाइन अपनी थियरी बनाती है कि पैटर्न शायद नियर बाई टाउन क्रैनचेस्टर में छुपा हुआ है। मिस गैनेट मीनवाइल गेम में विनिंग स्ट्रीक पे होती है। बाकी लोग वार्न करते हैं कि अरे वेट करो, बड़े हैंड्स पे खेलो, लेकिन मिस गैनेट बोलती है जो कार्ड्स मिलते हैं उन्हीं से खेलना पड़ता है और अभी तो मैं अहेड हूँ। अब गेम के बीच शेपर्ड गोल्ड वेडिंग बैंड की बात छेड़ता है, उसका लोकेशन और इंस्क्रिप्शन। ये बातें अलग अलग थियरीज को जन्म देती है कि कौन किससे शादीशुदा है। यहाँ मैं आपको ये चीजें नहीं बता रहा क्योंकि एक बहुत बड़ा राज है जो कि आगे खुलेगा। जो भी हो, नाइट एंड होती है एक शॉकर के साथ। शेपर्ड को मिलता है एक परफेक्ट विन, मतलब ओपनिंग हैंड पे ही उसका mahjong बन जाता है। खैर, गेम नाइट खत्म होता है और सोने से पहले कैरोलाइन कैजुअली कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि फ्लोरा को मेजर ब्लंट में इंटरेस्ट है, पैटर्न में नहीं। खैर, आगे रॉजर एक्रॉयड और मिसेस फेरर्स के फ्यूनरल्स वगैरह होते हैं और फ्यूनरल के बाद पोयरोय पार्कर को अपने घर बुलाता है। वहां वो एक शॉकिंग कनेक्शन रिवील करता है। पार्कर पहले एक ऐसे एम्प्लॉयर के अंदर काम करता था जिसका ड्रग्स वगैरह से कनेक्शन था। ये सुनकर पार्कर पैनिक हो जाता है और कन्फेस कर देता है कि उसने एक्रॉयड के स्टडी के दरवाजे पर खड़े होकर सुना था ब्लैकमेल के बारे में। अब पार्कर को लगा कि ये शायद उससे रिलेटेड हो सकता है, इसीलिए पार्कर ये कंफर्म करना चाहता था कि उसका जो पुराना पास्ट है वो उसके अगेंस्ट वापस तो नहीं आ रहा।
तो हाँ, अब आप पार करके इन्वॉल्वमेंट को यहाँ समझ गए होंगे कि वो क्यों डरा हुआ था। एनीवेज, इसके बाद पॉयरॉय, शेपर्ड और कैरोलाइन लंच शेयर करते हैं। कैरोलाइन कैजुअली कहती है कि शेपर्ड में थोड़ा वीकनेस है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की कमी है। इस पे पॉयरॉय एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी एक आदमी के बारे में होती है जो कि कत्ल करने के बारे में कभी नहीं सोचता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर मैलिस बढ़ने लगता है और जब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो इंसान कत्ल कर देता है। कत्ल के बाद ये इंसान वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, लेकिन अब इस इंसान के अंदर एक पोटेंशियल हमेशा के लिए जाग गया है। क्या पोटेंशियल? वो फिर से कभी भी कत्ल कर सकता है अगर नीड आई तो। दूसरी तरफ अमेरिकन स्ट्रेंजर अब कस्टडी में है, मतलब वही जो कि ड्रग्स लिया होगा उस क्विल की मदद से, और पुलिस चाहते हैं कि शेपर्ड कंफर्म करे कि ये वही इंसान था जो कि उनसे उस रात मिला था। पॉयरॉय शेपर्ड जेल में उस स्ट्रेंजर से मिलते हैं और उसका नाम है चार्ल्स केंट। केंट कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना करता है जब तक उसे उसके चार्जेस ना बताए जाए। जब पुलिस कहती है कि रॉजर एक्रॉयड के मर्डर का केस है तो केंट एडमिट करता है कि हाँ, वो उस रात फर्नली पार्क गया था, लेकिन कत्ल होने से पहले ही चला गया था। इस पॉइंट पे पॉयरॉय अपना एविडेंस दिखाते हैं, विच वाज गूज क्विल। केंट तुरंत उसे रिकॉग्नाइज करता है और पॉयरॉय उसे कैजुअली पूछते हैं कि तुम्हारा जन्म केंट में हुआ था ना? चार्ल्स केंट कंफर्म नहीं करता, डिनाई भी नहीं करता, लेकिन पॉयरॉय के लिए वही काफी है। शेपर्ड ये सब देख के सोचते हैं, लग तो ऐसा रहा है जैसे पॉयरॉय ने केस ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और मैं अब तक क्लूलेस हूँ, मतलब मुझे नहीं पता कातिल कौन है। अब अगली सुबह इंस्पेक्टर रैगलन पॉयरॉय और शेपर्ड को इन्फॉर्म करता है कि चार्ल्स केंट का एलिबाई चेकआउट हो गया है, मतलब केंट जो बोल रहा था कि वो जहां है वहीं पे था, लोग भी ये बात बोल रहे हैं एंड इस तरह से केंट को रिलीज करना होगा। लेकिन पॉयरॉय रैगलन को रोकता है क्योंकि मर्डर का एग्जैक्ट टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ, इसलिए केंट तब भी इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब हम लोग मान रहे हैं कि मर्डर 9:45 से 10 के बीच होगा, लेकिन पॉयरॉय का कहना है कि नहीं, कत्ल एक्चुअली में इस टाइम पे शायद हुआ ही ना हो। अब ये सुन के इंस्पेक्टर तुरंत पॉयरॉय को रिमाइंड करते हैं कि भैया 9:30 PM पे फ्लोरा एक्रॉयड स्टडी में थी अपने अंकल के साथ। ये सुन के पॉयरॉय कामली कहता है कि मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है। वो फोनली पार्क जाता है और फ्लोरा को कन्फ्रंट करता है। फ्लोरा एडमिट करती है कि वो स्टडी में गई ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, असल में वो उस वक्त एक्रॉयड के बेडरूम से पैसा चुरा रही थी। मेजर ब्लंट तुरंत उसे कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉयरॉय अलाउ नहीं करता। फ्लोरा रूम छोड़ देती है और पॉयरॉय कामली रिवील करता है ब्लंट का सीक्रेट ये कि मेजर ब्लंट एक्चुअली फ्लोरा से प्यार करता है। पॉयरॉय उससे बोलता है जाओ फ्लोरा को अपने ट्रू फीलिंग्स बता दो। खैर, तो इसके बाद पॉयरॉय शेपर्ड को उसके वर्कशॉप में मैकेनिकल गैजेट्स के साथ बिजी पाता है। कैजुअल टॉक के बाद पॉयरॉय कहता है कि मिस रसल थोड़ी देर में आएंगी, मैंने उन्हें बुलाया है। तो हाँ, मिस रसल आती हैं और पॉयरॉय डायरेक्टली बोलता है चार्ल्स केंट अब मर्डर के लिए कस्टडी में है। ये सुनकर मिस रसल का गार्ड गिर जाता है और वहीं वो अपना सच कन्फेस करती हैं। बेसिकली चार्ल्स केंट उनका इलेजिटिमेट सन है। जी हाँ दोस्तों, उस रात वो फर्नली पार्क इसलिए आया था ताकि उससे पैसे ले सके। मिस रसल समर हाउस में उससे मिली थी और केंट के जाने के बाद वो वापस हाउस में गई थी ड्राइंग रूम के ओपन विंडो से। अब इस रेवलेशन के बाद पॉयरॉय एक प्लान बनाता है, एक फेक पैराग्राफ न्यूज़पेपर में छपवाने का। उसमें लिखा होता है कि पैटर्न कस्टडी में है। ये ट्रिक उसे रियल इंफॉर्मेशन बाहर निकलवाने में हेल्प करेगी। उसी मॉर्निंग कैरोलाइन नोटिस करती है कि एक स्ट्रेंजर पॉयरॉय के घर आया है। केस अब एंड गेम की तरफ जा रहा है। वहीं पॉयरॉय शेपर्ड को साथ चलने बोलता है फर्नली पार्क, ताकि वो सबको इनवाइट कर सके अपने घर आने के लिए। शेपर्ड फर्नली पार्क के अंदर जाता है और पॉयरॉय ग्राउंड्स पर सीक्रेटली एक एक्सपेरिमेंट करता है। अब ये जो भी एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में वो शेपर्ड को नहीं बताता। नाउ मिस एक्रॉयड इन्फॉर्म करती हैं कि फ्लोरा और मेजर ब्लंट अब एंगेज हो चुके हैं। वो थोड़ा वरीड होती हैं कि अगर फ्लोरा का एंगेजमेंट पैटर्न के साथ होता तो सोसाइटी में कैसा लगता। नाउ शेपर्ड यहाँ पॉयरॉय का इन्विटेशन देते हैं और मिस एक्रॉयड सबके बिहाफ पे एक्सेप्ट करती हैं। शेपर्ड और पॉयरॉय जब शेपर्ड के घर लौटते हैं तो कैरोलाइन उन्हें ग्रीट करती है और एक खबर देती है। खबर ये कि उर्सुला बॉन यहाँ है और उसे पॉयरॉय से मिलना है। डाइनिंग रूम में उर्सुला बैठी होती है, उसकी आंखें लाल थी, आंसू बह जा रही थी। शेपर्ड यहाँ उर्सुला का नाम लेके उसे पुकारता है, उर्सुला बॉन। और तभी पॉयरॉय शेपर्ड को करेक्ट करते हैं कि नहीं, इसका नाम उर्सुला बॉन नहीं है बल्कि है उर्सुला पैटन। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे उर्सुला अपनी रियल स्टोरी शुरू करती है। उर्सुला रिवील करती है कि वो एक बड़े फैमिली से आई है जहाँ 7 सिबलिंग्स थे और छोटी उम्र में ही वो घर छोड़ दी थी ताकि अपना लिविंग कमा सके। उसने पार्लर मेड का काम चूज किया और अपने सिस्टर के फेक रेफरेंस के थ्रू जॉब ले ली। फर्नली पार्क में काम शुरू करने के थोड़ी ही देर बाद उसकी और रैल्फ पैटन की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन अपना रिश्ता सीक्रेट ही रखते हैं। ऑफ कोर्स सीक्रेट इसलिए रख रहे थे क्योंकि दोनों की क्लास में बहुत डिफरेंस थी।
नाउ सीक्रेटली दोनों ने शादी भी कर ली। अब इस पॉइंट पे पैटन इंसिस्ट करने लग गया था कि जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता उनका मैरिज छुपा के ही रखना होगा, लेकिन सिचुएशन उल्टा हो गया। एक्रॉयड उनका एंगेजमेंट फ्लोरा के साथ अनाउंस कर दिया था, लेकिन पैटन तो ऑलरेडी मैरिड है। तो इसके बाद पैटन और उर्सुला का प्लान ये था कि पैटन फेक एंगेजमेंट थोड़ा टाइम कंटिन्यू करेगा और फिर तोड़ देगा। ये सुन के उर्सुला हर्ट हो जाती है और वो पैटन से कहती कि वो रॉजर एक्रॉयड को सब कुछ सच बता देगी। इसी वजह से मर्डर वाली रात उर्सुला और एक्रॉयड के बीच फाइट होती है। यही बात उर्सुला एक्रॉयड से करने गई थी और इसी फाइट के बाद उर्सुला फोनली पार्क छोड़ने का डिसीजन ले लेती है। इसके बाद उर्सुला समर हाउस में पैटन से मिलती है। दोनों के बीच फिर से आर्गुमेंट होता है। उर्सुला पहले निकल जाती है और अपने रूम में वापस चले जाती है, पैटन को समर हाउस में अकेला छोड़कर। सो यस, दिस वाज द कन्फेशन ऑफ उर्सुला। और अपना कन्फेशन खत्म करने के बाद पॉयरॉय उससे कैजुअली एक सवाल पूछते हैं एंड द क्वेश्चन वाज कि तुम्हें पैटन के शूज के बारे में कुछ याद है क्या? उर्सुला ये सुन के कंफ्यूज हो जाती है और कहती है नहीं, मुझे याद नहीं। एनीवेज, तो इसके बाद कैरोलाइन उर्सुला को रेस्ट करने भेज देती है, जबकि पॉयरॉय केस के बारे में सोचते हैं। वो विश करते हैं कि काश उनका दोस्त हेस्टिंग्स यहाँ होता, क्योंकि हेस्टिंग्स अक्सर बिना सोचे समझे सच तक पहुंच जाता था। अब यहाँ डॉक्टर शेपर्ड कैजुअली एडमिट करते हैं कि वो केस का रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये सुनकर पॉयरॉय एक्साइटेड हो जाता है। पूरे दिन वो शेपर्ड के नोट्स पढ़ने में लगा देते हैं और नोटिस करते हैं कि शेपर्ड की जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ऑब्जेक्टिव है। मतलब इन नोट्स में उसकी अपनी पर्सनालिटी कहीं भी शो नहीं होती और खुद शेपर्ड स्टोरी में बहुत कम दिखाई देता है। खैर, शाम होती है और पॉयरॉय, उर्सुला और शेपर्ड मीटिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। सब लोग पॉयरॉय के घर आते हैं और पॉयरॉय फैक्ट्स टेबल पे रखते हैं और कॉन्फिडेंटली अनाउंस करते हैं कि भैया मुझे सब कुछ पता चल चुका है। पॉयरॉय डिटेल में बताते हैं कि उस रात क्या हुआ था। वो एक शॉकिंग बात रिवील करते हैं और ये था उस चीज से रिलेटेड जो कॉन्वर्सेशन मेजर ब्लंट ने 9:30 PM पे सुना था। मतलब जो एक्रॉयड किसी इंसान से बात कर रहे थे 9:30 PM पे, विच प्रूव्स कि 9:30 PM तक तो एक्रॉयड जिंदा थे ही। वेल, वो जो कॉन्वर्सेशन मेजर सुना था वो डिक्टाफोन की आवाज थी। मतलब 9:30 पर स्टडी में कोई नहीं था। अब ये सुन के सब लोग हैरान रह जाते हैं और सब एक ही सवाल पूछते हैं कि पैटन कहाँ है। और तब डोरवे पे खड़ा एक इंसान सामने आता है, who was none other than राल्फ पैटन। पॉयरॉय सबको रिवील करता है कि एक्चुअली डॉक्टर शेपर्ड ने पैटन को एक नर्सिंग होम में छुपाया था। पॉयरॉय ने उसे ढूंढ निकाला है एक क्लेवर तरीके से। एक फिक्शनल फैमिली मेंबर बन के कैरोलाइन से हाउसिंग रिकमेंडेशंस मांगी और जब पॉयरॉय को पैटन मिल गया तो उसने उसे अपने घर लाकर रखा। जो स्ट्रेंजर कैरोलाइन ने पॉयरॉय के घर आते देखा था वो पैटन ही था। पैटन के पास कोई एलिबाई नहीं है, लेकिन वो स्ट्रांगली डिनाई करता है कि उसने एक्रॉयड को उस रात देखा भी है। मतलब वो एक्रॉयड को ना तो जिंदा देखा ना ही मरा हुआ। ना मीटिंग के एंड पे पॉयरॉय अनाउंस करता है कि अब मर्डरर को कन्फेस करना होगा, वरना कल मैं इंस्पेक्टर रैगलन को पूरा सच बता दूंगा। पॉयरॉय सबको भेज देता है, बस शेपर्ड को रोक लेता है और वहीं उसके सामने पूरा केस अनफोल्ड करता है। सो यहाँ कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि पॉयरॉय बताते हैं। पहला कि किलर को पैटर्न के पास होना चाहिए था ताकि उसके शूज लेकर फेक एविडेंस क्रिएट कर सके। दूसरा, किलर को एक्रॉयड के बारे में इतना पता था कि उसने रिसेंटली एक डिक्टाफोन खरीदा है। किलर को वहां प्रेजेंट रहना जरूरी था जब बॉडी डिस्कवर हुई ताकि डिक्टाफोन क्वाइटली रिमूव किया जा सके। और किलर के पास ऐसा कुछ होना चाहिए था जिसमें डिक्टाफोन छुप जाए बिना किसी कोई डाउट के। पॉयरॉय कामली कंक्लूजन देता है, मर्डर और कोई नहीं बल्कि तुम हो डॉक्टर शेपर्ड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो हमें कहानी सुना रहा है बुक में डॉक्टर शेपर्ड वही कातिल निकला। पॉयरॉय यहाँ केस के पहले मेजर डिस्क्रिपेंसी पे पॉइंट करते हैं। देखो, सब अग्री करते हैं कि फ्रंट डोर से गेट तक चलने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन शेपर्ड ने क्लेम किया था कि उस रात उसने ब्रिस्क वॉक में 10 मिनट लिए। ब्रिस्क वॉक में तेजी से चल के 10 मिनट कैसे लगा? पॉयरॉय कहते हैं कि उसके एक्सपेरिमेंट ने सच रिवील कर दिया। एक्सपेरिमेंट क्या था? वेल, पॉयरॉय वो सारी चीजें कर रहे थे जो कि उन्हें लगता है कि उस रात शेपर्ड किया होगा और उसमें 10 मिनट लगा। तो हाँ, शेपर्ड को 10 मिनट इसलिए लगे क्योंकि उसने रन किया था फ्रंट डोर से स्टडी विंडो तक, फुटप्रिंट के एविडेंस प्लांट किया, समर हाउस गया शूज चेंज करने और फिर प्रेमिसेस से निकल गया। इसमें वाकई 10 मिनट लगते हैं। शेपर्ड ने एक्रॉयड को उसी वक्त मारा जब वो स्टडी में था, फिर डिक्टाफोन छोड़ा और सब क्लूज अरेंज किया ताकि ब्लेम पैटर्न पर आए। पॉयरॉय फोन कॉल का भी सच रिवील करता है। वो कॉल एक्चुअली में एक पेशेंट का था जो एक अमेरिकन लाइनर पे काम करता था और वो शिप सेल करने वाली थी। कॉल में सिर्फ 2 शब्द बोले गए थे, नो आंसर। बाकी कॉन्वर्सेशन शेपर्ड ने खुद बनाई थी ताकि वो मर्डर सीन पे नेचुरली वापस आ सके। तो हाँ, पार्कर की बात थी ना, मैंने कॉल नहीं किया है, वो वाकई कॉल नहीं किया था। पॉयरॉय फाइनली रिवील करता है कि शेपर्ड ही मिसेस फेरर्स का ब्लैकमेलर था। शेपर्ड को डर था कि अपने खत्म होने वाले नोट में मिसेस फेरर्स ने उसे एक्सपोज कर दिया होगा, इसलिए वो एक्रॉयड को खत्म कर दिया और नोट को छुपा दिया, क्योंकि आपको याद होगा लेटर एक्रॉयड के पास आया था। अब पॉयरॉय कामली कहता है कि कल मैं रैगलन को सच बता दूंगा, लेकिन कैरोलाइन की इज्जत के लिए तुम्हारे पास एक और रास्ता है, अपना मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट करो। मतलब जो तुम नोट्स लिख रहे हो उसको कंप्लीट करो और उसमें खुद कन्फेस करो और फिर तुम एक ओवरडोज ले लो। शेपर्ड अपना मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट करता है। अब उसमें उसका कन्फेशन भी शामिल था। वो अपने क्राफ्ट को एडमायर करता है, कहता है कि उसने सच हमेशा लिखा, बस थोड़ा ट्विस्ट करके माइनर ओमिशंस के साथ। मैन्युस्क्रिप्ट वो पॉयरॉय को एड्रेस करके छोड़ देता है ताकि वो सिचुएशन को डेलिकेटली हैंडल करे और
और कैरोलाइन को हर्ट ना हो। अपने फाइनल लाइंस में शेपर्ड डिसाइड करता है कि वो वेरोनेल का ओवरडोज लेगा और अपना नोट एंड करता है एक रिग्रेट के साथ। रिग्रेट ये कि काश पॉयरॉय कभी किंग्स अबॉट आता ही नहीं। यहीं पे नोवेल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड की कहानी और यहाँ हमें फाइनली पता चलता है कि कातिल डॉक्टर शेपर्ड ही था। अब शेपर्ड ने ऐसा क्यों किया ये आप सभी सोच रहे होंगे एंड द आंसर इज ग्रीड एंड गिल्ट। डॉक्टर शेपर्ड असल में मिसेस फेरस का ब्लैकमेलर था और उसे लग रहा था कि मिसेस फेरस ने अपने खत्म होने वाले नोट में उसका राज एक्रोइड को बता दिया होगा। अगर एक्रोइड वो नोट पढ़ लेता तो शेपर्ड की इज्जत, उसका प्रोफेशन, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इस डर और अपनी सेल्फिश सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से शेपर्ड ने डिसाइड किया कि एक्रोइड को खत्म करना ही एक ऑप्शन बचा है। यानी एक ऐसा डॉक्टर जो लोगों की जिंदगी बचाने वाला था वो अपने ग्रीड और अपने सीक्रेट को छुपाने के लिए एक कोल्ड ब्लडेड किलर बन गया। और यही ट्विस्ट इस नोवेल को एक टाइमलेस मास्टरपीस बना देती है। रहा सवाल कि शेपर्ड मिसेस फेरर्स को ब्लैकमेल क्यों कर रहा था, तो इसका जवाब सिंपल है, पैसा। देखो मिसेस फेरर्स वाकई अपने हस्बैंड को पॉइजन करके खत्म की थी और इस बात का सबसे पहला शक और एविडेंस शेपर्ड के पास था क्योंकि डॉक्टर वही था। उसने इस ट्रुथ को एक्सपोज करने के बजाय इसे अपने फायदे के लिए यूज किया। शेपर्ड ने उस गिल्ट रिडन लेडी को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया और उससे पैसे निकालता रहा ताकि अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके। अब जब मिसेस फेरर्स अपने आप को समाप्त की तो शेपर्ड को डर हुआ कि वो अपनी नोट में ब्लैकमेलर का नाम लिख दी होगी और ये रॉजर एक्रोइड को पता चल जाएगा। इसी फियर में शेपर्ड ने एक्रोइड का भी कत्ल कर दिया ताकि उसका सीक्रेट हमेशा के लिए छिप जाए। अब इस बुक की खास बात ये थी कि अपने टाइम पे ये एक यूनिक बुक थी जिसमें नैरेटर ही अनरिलायबल था। अब ये ट्रोप काफी कॉमन है जिसे हम अनरिलायबल नैरेटर कहते हैं। इसका मतलब ये कि जो कहानी सुना रहा है किताब में वही कातिल निकला। डॉक्टर शेपर्ड का नैरेटर होना खुद एक डेलिबरेट ट्रिक था। वो जो सच बोलता है वो टेक्निकली सही होता है लेकिन जो वो छुपा देता है वही बात रीडर को फूल करती है। इस वजह से ऑथर ने रीडर्स का ट्रस्ट तोड़ के एक साइकोलॉजिकल शॉक दे दिया। मोटिव सिर्फ पैसा नहीं था। शेपर्ड की शेम, सोशल स्टैंडिंग और फियर ऑफ एक्सपोजर उसको ज्यादा पुश करते थे और ये मंडेन पर्सनल फियर ही उसका असली ड्राइवर था। पैटर्न को फ्रेम करने का प्लान क्लासिक प्लांट एविडेंस का केस है, जैसे शू प्रिंट, रिंग, टाइमिंग सब केयरफुली अरेंज किया गया ताकि एक बिलीवेबल स्टोरी बन जाए। देन उर्सुला का जो रोमांस था पैटर्न के साथ, देन फ्लोरा का अपना एक रोमांस चल रहा था। ये सब एक सब प्लॉट है जो कि रेड हेरिंग का काम करती है। ये रीडर को इमोशनल मोटिव्स में डिस्ट्रैक्ट करता है जबकि असल मोटिव साइकोलॉजिकल और बहुत ज्यादा पर्सनल था। पॉयरॉय का जो लिटिल एक्सपेरिमेंट लोगों के रिएक्शन को स्टेज करना दिखाया गया है ये बताता है कि वो डिटेक्टिव नहीं, एक तरह का थिएटर डायरेक्टर भी है जो स्टेज सेट करके लोगों का असली रंग निकलवा देता है। थीम्स पे अगर बात करें तो नोवेल बार बार ट्रुथ वर्सेस अपीयरेंस पे काम करता है। छोटे से टाउन के रेस्पेक्टेबिलिटी के नीचे कितने डार्क सीक्रेट्स हो सकते हैं। गिल्ट और कॉन्साइंस बहुत बड़ा इंजन है इस कहानी का। मिसेस फेरर्स से लेकर शेपर्ड तक हर कैरेक्टर किसी न किसी गिल्ट से स्ट्रगल करता है और यही साइकोलॉजिकल प्रेशर स्टोरी को आगे धकेलता है। एक और बड़ा थीम है नरेशन का लिमिट। फर्स्ट पर्सन नैरेटर पे कितना ट्रस्ट करें। अगाथा क्रिस्टी यहाँ रीडर को खुद क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देती है और एक सटल लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टेक्नोलॉजी को क्लूज के रूप में दिखाया गया है। मतलब उस समय जो डिक्टाफोन या टेलीफोन होता था 1920s के दौरान उसे एक डिटेक्शन टूल की तरह यूज किया गया है। तो हाँ, उस टाइम के लिए ये मॉडर्न डिटेक्टिव फिक्शन का एक नया फ्लेवर था। जैसे मान के चलो आज कोई एआई वाला ऐसा बनाए कि एआई की मदद से पकड़ा गया कुछ, तो हाँ वो काफी मॉडर्न लगेगा। अब ये बुक 1926 में पब्लिश हुई थी और उस वक्त इसका ट्विस्ट रीडर्स के लिए लिटरल बॉम्ब था। जैसे मैंने बताया अनरिलायबल नैरेटर वाला जो पुश था वो लिटरली एक माइलस्टोन बना। देन वेरोनेल जैसे रियल बार्बिट्रेट्स का मेंशन, क्रिस्टी की कोशिश थी कि वो रियल पॉइजन्स और कंटेम्परेरी मेडिकल डिटेल्स यूज करे। इसने उनकी स्टोरी में रियलिज्म बढ़ाया। अब इस नॉवेल में पॉयरॉय का जो यूजुअल पार्टनर हेस्टिंग्स होते हैं वो एब्सेंट थे। नॉर्मली पॉयरॉय के साथ एक हेस्टिंग्स टाइप कंपेनियन होता है, लेकिन यहाँ शेपर्ड वो चीज कर रहा था जो कि हमेशा पॉयरॉय के साथ था। और हाँ, इसकी कई स्क्रीन एडेप्टेशंस भी हुई है जहाँ एंडिंग को सॉफ्टन कर दी जाती है।